अस्सलामुअलैकुम क्लास। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ स्केड्यूलिंग ऑब्जेक्टिव्स। Schedulers typically attempt to achieve some combination of the following goals. These goals are contradictory to some extent. The first one is maximize CPU utilization due to its relatively high cost. CPU स्केजलिंग का मकसद एक ये होता है कि CPU की जो यूटिलाइजेशन है वो मैक्सिमम होनी चाहिए। नंबर 2, मैक्सिमाइज यूटिलाइजेशन ऑफ अदर रिसोर्सेज। CPU के अलावा जो बाकी रिसोर्सेज हमारे पास है उसकी यूटिलाइजेशन भी मैक्सिमम होनी चाहिए। नंबर 3, मैक्सिमम थ्रूपुट। थ्रूपुट का मतलब क्या है? नंबर ऑफ़ जॉब्स कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम, के जितनी भी जॉब्स हैं, सपोज़ 1 मिनट जो है वो पर यूनिट टाइम, वैसे 1 मिनट बहुत ज़्यादा होता है, हम 1 सेकंड कंसिडर कर लेते हैं। सपोज़ हम कहते हैं कि 1 सेकंड जो है वो पर यूनिट टाइम है, तो 1 सेकंड में जो हमारा CPU है वो कितनी जो है प्रोसेसेस को प्रोसेस करता है, या फिर हमारा जो सिस्टम है वो कितने प्रोसेसेस को प्रोसेस करता है, तो वो उसकी थ्रूपुट होगी। सपोज़ हमारे पास दो सिस्टम्स है, एक सिस्टम ए है और सिस्टम बी है। सिस्टम ए ने पर यूनिट टाइम में 6 प्रोसेसेस को प्रोसेस किया और सिस्टम बी ने जो है वो 10 प्रोसेसेस को प्रोसेस किया पर यूनिट टाइम में, तो हम कहेंगे कि थ्रूपुट किसकी मैक्सिमम है? सिस्टम बी की, क्योंकि उसने पर यूनिट टाइम में मैक्सिमम प्रोसेसेस को प्रोसेस किया। तो थ्रूपुट का मतलब है कि कितनी नंबर ऑफ़ जॉब्स पर यूनिट टाइम में कंप्लीट कर रहा है हमारा सिस्टम। नंबर 4 इज़ मिनिमाइज वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम जो है वो मिनिमम होना चाहिए। वेटिंग टाइम का मतलब क्या है? टोटल टाइम अ जॉब स्पेंड्स वेटिंग इन द वेरियस क्यूज फॉर अ रिसोर्स टू बिकम अवेलेबल। सपोज़ उसको कोई रिसोर्स चाहिए था, तो उसको फ़िलहाल वो रिसोर्स अगर हमने सिस्टम ने नहीं दिया तो उसको वेटिंग क्यू में लगा देते हैं। तो वो जो टाइम जो उसने वेटिंग क्यू में स्पेंड किया उसको हम कहेंगे वेटिंग टाइम। ठीक है, जो वो टाइम जो उसने वेटिंग क्यू में स्पेंड किया, उस फ़िलहाल उसको कोई रिसोर्सेज जो उसने डिमांड की हुई थी उसको वो रिसोर्स नहीं दिया गया, उस टाइम को हम कहेंगे वेटिंग टाइम। नेक्स्ट है मिनिमाइज टर्न अराउंड टाइम। अब टर्न अराउंड टाइम क्या है? अगर हम वेटिंग टाइम को प्लस कंप्यूटेशन टाइम को प्लस इनपुट आउटपुट टाइम को, मीन्स अगर प्रोसेस सिस्टम में एंटर हो गया, सिस्टम में एंटर होने के बाद सारे प्रोसेसेस के को जो है प्लस करके, मीन्स उसको कंप्यूटेशन CPU के वक्त उसको कितना टाइम लगा है, इनपुट आउटपुट के ऊपर उसको कितना टाइम लगा है, उसको वेटिंग में कितना टाइम लगा है, वो सारे टाइम जो है उसको प्लस करके कैलकुलेट करके हमारे पास बन जाता है टर्न अराउंड टाइम। नेक्स्ट है मिनिमाइज रिस्पॉन्स टाइम। रिस्पॉन्स टाइम मिनिमाइज होना चाहिए। CPU स्केजुलिंग का ये भी हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव है। मिनिमाइज रिस्पॉन्स टाइम का क्या मतलब होता है? टाइम फ्रॉम एंट्री ऑफ अ कमांड, कि कमांड जो है वो किस टाइम पे एंटर हुई है, अनटिल फर्स्ट आउटपुट स्टार्ट्स टू अपीयर, कि उसकी जो फर्स्ट आउटपुट है वो कब स्टार्ट होना शुरू हुई है, मीन्स उसको फर्स्ट रिस्पॉन्स कब मिला है, उसको हम कहते हैं रिस्पॉन्स टाइम। नेक्स्ट है फेयरनेस। अब फेयरनेस का मतलब क्या है? ऑल कंपेरेबल जॉब्स शुड बी ट्रीटेड इक्वली, कि एक जॉब है उससे कंपेयर जो बाकी जॉब्स हैं वो सारी के सारी जॉब्स को इक्वली ट्रीट करना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब है फेयरनेस। नेक्स्ट है अवॉइड इनडेफिनेट पोस्टपोन्स। जो इनडेफिनेट पोस्टपोन्स होते हैं उसको अवॉइड करना चाहिए। अब इनडेफिनेट पोस्टपोन का मतलब क्या है? इट इज़ नॉर्मली अवॉइडेड बाय यूजिंग एजिंग। ये एजिंग के थ्रू जो है वो अवॉइड किया जाता है। एजिंग क्या है? एजिंग अभी भी आपको बता देती हूँ। नेक्स्ट जो है एक हम से एल्गोरिथम डिस्कस करने वाले हैं, उसमें भी आपको एजिंग का कंसेप्ट मैं बताऊँगी। इन एजिंग द प्रायोरिटी ऑफ अ प्रोसेस ग्रोज एज इट वेट्स फॉर अ रिसोर्स। एजिंग का मतलब क्या है? सपोज जैसे अगर हम प्रायोरिटी वाइज एक हमने एल्गोरिथम अप्लाई किया हुआ है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी प्रायोरिटी बहुत लो है, लेकिन उसको जो है वो ग्रेजुअली बहुत टाइम जो है वो उसको हो गया है वेटिंग क्यू में। तो जैसे जैसे उसका टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसकी एज बढ़ती जाएगी, तो एज बढ़ने के साथ उसकी जो है प्रायोरिटी फिर हम हाई कर देंगे। इस प्रोसेस को हम कहते हैं एजिंग। ठीक है, मैं दोबारा बता देती हूँ आपको कि सपोज़ एक प्रोसेस जो है इसकी प्रायोरिटी हाई है, प्रायोरिटी लो है,
प्रायोरिटी लो होने की वजह से उसको CPU असाइन नहीं किया जा रहा, तो वेटिंग क्यू में लगा हुआ है कि उसकी प्रायोरिटी लो है। जो हाई प्रायोरिटी वाले प्रोसेसेस है उसको CPU असाइन कर दिया गया है, CPU ने उसको जो है कंप्यूट कर दिया, तो वो प्रायोरिटी लो होने की वजह से उसको CPU मिल ही नहीं रहा। तो जैसे जैसे वो वेटिंग क्यू में लगा रहेगा उसकी एज बढ़ती जाएगी, एज बढ़ने के साथ साथ उसकी जो है फिर प्रायोरिटी फिर हाई कर देंगे, ठीक है, जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती जाएगी। द प्रायोरिटी स्लोली बिकम्स हाईएस्ट एंड इट गेट्स द रिसोर्स। जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती जाएगी उसकी प्रायोरिटी हाई होती जाएगी, फिर जैसे ही उसकी प्रायोरिटी हाई होगी उसको जो रिसोर्स चाहिए होगा उसको रिसोर्स हम दे देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी का मतलब क्या है? द बिहेवियर ऑफ द सिस्टम शुड बी प्रिडिक्टेबल। जो सिस्टम का बिहेवियर है ना उसको पहले से ही प्रिडिक्ट कर लेना चाहिए कि अब ये जो है सिस्टम को कौन कौन सी स्ट्रेटजीज अप्लाई करनी चाहिए हमारे सिस्टम के अंदर स्केड्यूलिंग के लिए। नेक्स्ट है ग्रेसफुल डिग्रेडेशन। द सिस्टम रिस्पॉन्स deteriorates gradually rather than coming to a sudden virtual standstill in case of excessive loads. The next is predictability. A given job should run in about the same amount of time and at about same cost of regardless of system load. प्रिडिक्टेबिलिटी का मतलब है कि अ गिवन जॉब शुड रन इन अबाउट द सेम टाइम, कि जो टाइम एक जॉब के लिए फिक्स किया गया है उसको उसके अंदर ही रह के जो है वो एग्जीक्यूट होना चाहिए। एंड अब एट अबाउट सम कॉस्ट रिगार्डलेस ऑफ सिस्टम लोड, के सिस्टम ने उसके मतलब जो कॉस्ट जो है वो रखी हुई है उसके अंदर ही जो है उस जॉब को जो है प्रोसेस होना चाहिए। अब कॉस्ट का मतलब क्या है? कॉस्ट का मतलब है वो टाइम जो उस सिस्टम ने उसके लिए फ़िक्स किया हुआ है, वो रिसोर्सेज जो उसको दरकार हैं, जो उसको अपने प्रोसेस के दौरान उनकी ज़रूरत है, तो ये सारी चीज़ें मिलाकर उसको हम जो है वो कॉस्ट कह देते हैं। CPU इनपुट और आउटपुट बर्स्ट साइकिल। अच्छा, यहाँ पर हमारे सिस्टम के अंदर दो बर्स्ट साइकिल होते हैं, एक CPU बर्स्ट साइकिल होता है और इनपुट आउटपुट बर्स्ट साइकिल होता है। CPU बर्स्ट साइकिल क्या होता है कि अगर इस प्रोसेस को जो है वो CPU की ज़्यादा ज़रूरत है एज़ कम्पेयर टू इनपुट आउटपुट बर्स्ट साइकिल, तो हम कह देते हैं कि CPU बर्स्ट साइकिल। और अगर ऐसा प्रोसेस जिसको इनपुट और आउटपुट की ज़रूरत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू CPU, तो उस प्रोसेस को हम कह देते हैं इनपुट आउटपुट बर्स्ट साइकिल, ठीक है। The execution of a process consists of an alternation of CPU burst and input-output burst. The process begins and ends with a CPU burst. प्रोसेस जो है वो स्टार्ट और एंड CPU बर्स्ट पर होता है। इन बिटवीन CPU एक्टिविटी, CPU के स्टार्टिंग और एंडिंग के दरमियान में CPU एक्टिविटी इज सस्पेंडेड व्हेन एवर एन इनपुट आउटपुट ऑपरेशन इज नीडेड। The process is called input-output bound if CPU bursts are relatively short compared to input-output burst. इनपुट आउटपुट बाउंड हम उसको कहते हैं कि जहाँ पर CPU की ज़रूरत कम होती है और इनपुट आउटपुट की जो इनपुट और आउटपुट के रिसोर्सेज हैं उनकी ज़रूरत ज़्यादा होती है। फॉर एग्जांपल, अ टिपिकल डाटा प्रोसेसिंग टास्क इन्वॉल्व्स रीडिंग अ रिकॉर्ड, सम मिनिमल कंप्यूटेशन एंड राइटिंग अ रिकॉर्ड। जैसे कि अगर हम एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है कि अगर जो है किसी रिकॉर्ड को रीड करने की ज़रूरत ज़्यादा है या रिकॉर्ड को राइट करने की ज़रूरत ज़्यादा है, तो वहाँ पर इनपुट और आउटपुट की ज़रूरत ज़्यादा होगी और इनपुट और CPU की ज़रूरत कम होगी। व्हाट इज़ CPU बाउंड? अ प्रोसेस इज़ कॉल्ड CPU बाउंड। हम उस प्रोसेस को CPU बाउंड कहेंगे इफ़ CPU बर्स्ट आर रिलेटिवली लॉन्ग, जहाँ पर CPU की ज़रूरत ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू इनपुट और आउटपुट बाउंड। A number crunching task involves an input-output burst to read parameters। इस तरह से कि अगर इनपुट और आउटपुट के जो हमारे पास पैरामीटर्स हैं उसको रीड करना, a very long CPU burst and another input-output burst is required to write results। What is working of CPU scheduler?
वर्किंग क्या है CPU स्केजुलर की? द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग द नेक्स्ट जॉब, ऐसा प्रोसेस इसमें नेक्स्ट जॉब को सिलेक्ट किया जाता है दैट विल रन ऑन द CPU, जिसको हम CPU के ऊपर लोड करेंगे एग्जीक्यूशन के लिए, बिलोंग्स टू द शॉर्ट टर्म ऑफ CPU स्केजुलर। ये जो है शॉर्ट टर्म CPU स्केजुलर के साथ बिलोंग करती है। हमने प्रीवियस कुछ लेक्चर्स में हमने लॉन्ग टर्म स्केजुलर, शॉर्ट टर्म स्केजुलर और मीडियम टर्म स्केजुलर के बारे में पढ़ा था। ये उसी शॉर्ट टर्म की बात हो रही है। द CPU scheduler can only pick from the job that are already in memory and ready to go। जो है CPU scheduler उस जॉब को पिक करता है जो कि रेडी क्यू में होती है और वो रेडी होती है एग्जीक्यूशन के लिए। आपको मालूम है कि जब तक मेमोरी के अंदर कोई भी डाटा लोड नहीं होगा तब तक वो CPU के पास फर्दर प्रोसेसिंग के लिए नहीं जा सकता। तो जैसे ही कोई मेमोरी के अंदर लोड हो गया है तो इसका मतलब है वो रेडी है एग्जीक्यूशन के लिए। तो उसको उस प्रोसेस को हम कहते हैं कैसे, वो प्रोसेस जो है वो किस क्यू में है? रेडी क्यू में है। द स्केजुलर वर्क्स इन कोऑपरेशन विद द इंटरप्ट सिस्टम। जो स्केजुलर है वो इंटरप्ट सिस्टम के साथ कोऑपरेट करके काम करता है। द फर्स्ट वन इज़ द स्केजुलर असाइंस द CPU टू परफॉर्म कंप्यूटेशन। स्केजुलर ने क्या करना होता है? CPU असाइन करवाना होता है कंप्यूटेशन के लिए टू ऑन बिहाफ ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोसेस और थ्रेड विद इन अ प्रोसेस। और किस बिहाफ पर करना है कि किसी एक पर्टिकुलर प्रोसेस को जो है वो CPU असाइन किया जाए या फिर प्रोसेस के अंदर जो मल्टीपल थ्रेड्स हैं उनको CPU असाइन किया जाए। द नेक्स्ट इज CPU कैन बोरोड फ्रॉम इट्स करंट प्रोसेस बाय एन इंटरप्ट। CPU जो है बोरो किया जा सकता है, जो अगर सपोज कोई इंटरप्ट आ गई है उसके लिए भी CPU बोरो किया जा सकता है। इट इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ एक्सटर्नल डिवाइसेस नॉट स्केजुलर। ये जो इंटरप्ट वाला सिस्टम है ये एक्सटर्नल डिवाइसेस के अंडर कंट्रोल होता है, ना कि स्केजुलर के। इंटरप्ट्स कैन बी डिसेबल्ड फॉर अ शॉर्ट टाइम। इंटरप्ट्स को जो है वो थोड़े टाइम के लिए डिसेबल किया जा सकता है। द नेक्स्ट इज़ व्हेन अ प्रोसेस और थ्रेड रिक्वेस्ट एन इनपुट आउटपुट ट्रांसफ़र। जब कोई प्रोसेस या फिर कोई थ्रेड जो है इनपुट और आउटपुट ट्रांसफ़र के लिए रिक्वेस्ट करता है, इट नॉर्मली बिकम्स इन एलिजिबल टू यूज़ द CPU। तो ये इन एलिजिबल हो जाता है CPU के इस्तेमाल के लिए, मीन्स उसको CPU उस टाइम नहीं चाहिए। अनटिल द ट्रांसफ़र इज़ कम्प्लीट, जब तक इनपुट और आउटपुट के ट्रांसफ़र कम्प्लीट नहीं हो जाते तब तक उसको CPU नहीं चाहिए। दिस मीन्स दैट द स्केजुलर विल हैव टू चूज़ अ न्यू प्रोसेस। इसका मतलब है स्केजुलर को नया प्रोसेस चूज़ करने की ज़रूरत है और अ न्यू थ्रेड या फिर न्यू थ्रेड चूज़ करने की ज़रूरत है विद इन द सेम प्रोसेस टू यूज़ द CPU के उस प्रोसेस के अंदर के जिसको CPU की ज़रूरत है। नेक्स्ट इज़ द प्रोसेस और थ्रेड दैट रिक्वेस्ट द इनपुट आउटपुट अगेन। ऐसा प्रोसेस या फिर ऐसा थ्रेड जिसको इनपुट और आउटपुट की ज़रूरत है बिकम एलिजिबल टू यूज़ द CPU व्हेन द इनपुट आउटपुट ट्रांसफ़र इज़ कम्प्लीट। और जब उसकी इनपुट और आउटपुट का जो काम है वो जब कंप्लीट हो जाता है तो वो जो प्रोसेस है तो वो CPU के लिए वो प्रोसेस CPU के लिए एलिजिबल हो जाता है। मीन्स वो जो प्रोसेस है उसके लिए CPU एलिजिबल हो जाता है कि अब वो CPU इस्तेमाल कर सकता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप कि आपको समझ आई होगी। अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं लगी तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।